हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा और मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास के कुछ शब्द लाए हैं जो अक्सर सीटीटी के एग्ज़ाम में पूछता है और इस वर्ड को मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। ऐसे स्थिति में हमको क्वेश्चन को आंसर सही से ढूंढने में कठिनाई होती है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे शब्द है जो सीटीटी में बार बार आते हैं। तो उस वर्ड को हम अर्थ और परिभाषा के साथ आए हैं जो आपके आगामी सीटीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे कि पहला हमारा शिक्षा किसको कहते हैं, शिक्षा क्यों है, शिक्षा होता क्या है। तो शिक्षा जो है सीखने सिखाने की क्रिया को शिक्षा कहते हैं, यानी जो जिससे सीखते भी हैं या किसी को सिखाते भी है उसी को हम क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। तो शिक्षा कितने तरह से ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा 3 तरह से ग्रहण करते हैं। औपचारिक शिक्षा, उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा और एक है निरौपचारिक शिक्षा। तो ऐसे में औपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं, वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सीखी जाती है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ऐसे औपचारिक शिक्षा जो है नियमित रूप से विद्यालय में जो बच्चे अध्ययन करने लगते हैं, कुछ पढ़ने लगते हैं, उनका पहला जो है एडमिशन जो है विद्यालय में हो जाता है और वह जो है 6 वर्ष के हो जाते हैं। उस समय से उनका जो है औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाता है। यानी सीधा समझना है कि विद्यालय में रहकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और दूसरा हमारा है कि अनौपचारिक शिक्षा किसको कहेंगे, तो जो शिक्षा विद्यालय के बाहर रहकर ग्रहण करता है। जैसे बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में ही रहकर पूरा होती है। यानी अनौपचारिक शिक्षा जो होता है विद्यालय में नहीं होता है, विद्यालय के बाहर यानी घर में, परिवार में और आस पड़ोस में उसको शिक्षा होता है, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ऐसे विद्यालय से पहले उसका प्रथम जो है विद्यालय घर होता है, प्रथम शिक्षक माता पिता होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अगला है मेरा पॉइंट, निरौपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा में आ जाता है कि प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा जो विद्यालय से बंधी नहीं होती है। तो आप समझिए कि वो तो निरौपचारिक है, न वो अनौपचारिक है, न औपचारिक है। यानी दोनों एक तरह से यानी शिक्षा ले भी रहा है और विद्यालय से भी जुड़ा हुआ है, विद्यालय भी नहीं जाता है। यानी ओपन एजुकेशन होता है, चाहे दूरस्थ शिक्षा से जो विद्यालय से बंधी नहीं होते हैं और उनका कोर्स आगे जारी होता है, डिग्री अपना लेते रहते, एग्ज़ाम देते रहते हैं, लेकिन रेगुलर क्लास नहीं करना पड़ता है। तो ध्यान देना। अगला हमारा जो पॉइंट है वह है शब्द अधिगम। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है, जो है आप जानते हैं कि शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, जानना, प्राप्ति करना, अधिगम करना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ हो गया कि सीखना, जानना, प्राप्ति करना इत्यादि सब आ जाता है। तो आप आज से ध्यान में रखेंगे, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जानना, प्राप्ति करना। अगला है कि जब सीखते हैं, सीखना जो होता है, सीखना फिर किसको कहेंगे, तो व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को ही सीखना या अधिगम कहते हैं। अगर कोई चीज़ बच्चे को आप सिखा दिए और उसको व्यवहार में कुछ चेंजिंग आ गया, अगर सपोज डैट कि वह बच्चा जो है, अगर कोई गेस्ट आते हैं घर में, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं करते हैं, तो आप सिखाइए कि आपका गेस्ट है, अतिथि है या आपके शिक्षक है, इनको रिस्पेक्ट करो और रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, तो जान जाइए कि इनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है और यह जो है कुछ सीख गया है। तो अगला हम चलते हैं, अब बढ़ते हैं। तो ये आगे है हमारा शिक्षण। तो शिक्षण से जो है हमारा क्या तात्पर्य है, दी गई विषय वस्तु को जब एक अध्यापक विस्तृत रूप से व्याख्या करता है वह शिक्षण कहलाता है। कोई भी विषय वस्तु अगर किसी टीचर द्वारा बता दिया गया है, उस पर डिटेल में समझा दिया गया है किसी बच्चे को, तो ऐसे स्थिति में जो है उसको हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण इट मीन्स टीचिंग होता है, शिक्षण इट मीन्स टीचिंग होता है, ध्यान में रखेंगे। तो अगला है हमारा पॉइंट बाल विकास। बाल विकास क्या होता है, तो बाल विकास हमारा है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक बच्चे में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन बाल विकास कहलाता है। तो आप जानते हैं कि जन्म से जब शुरू हो जाता है
और किशोरावस्था के अंत तक। बाल विकास का अर्थ होता है कि बालक और बालिका दोनों को विकास से संबंधित बात है। ऐसा नहीं कि बाल विकास है तो सिर्फ लड़का की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें दोनों आ जाता है, छात्र एवं छात्रा दोनों। जिसका जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक जो हम विकास के बारे में जानते हैं, वह शारीरिक हो, मानसिक परिवर्तन हो, सब बाल विकास के अंतर्गत आएगा। तो आपको मानसिक परिवर्तन हो या मानसिक विकास हो तो उसमें सारा चीज़ आ जाता है, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो जो भी बच्चे में विकास होता है जन्म से लेकर किशोरावस्था, उसी को बाल विकास की श्रेणी में रखा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है विकास का अर्थ है खिलना। यह जो है सकारात्मक परिवर्तन या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास जो है एक तरह से खिलना होता है। कहने का मतलब कोई बच्चे में अगर शारीरिक विकास हो गया है तो उसको कहेंगे कि अरे इसका चेहरा बहुत खिल गया है, अच्छा हो गया है, अरे इसको डेवलप कर गया है। यानी एक तरह से पॉजिटिव चेंजिंग उसमें आ जाता है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी जो है रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी खत्म नहीं होता है। और यह जो है विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है वृद्धि। वृद्धि किसको कहेंगे? तो विकास और वृद्धि दोनों एक दूसरे से जो है संबंधित है। तो वृद्धि का अर्थ होता है आपको विस्तार, तरक्की, आकार में परिवर्तन। तो वृद्धि जो है आकार में परिवर्तन और भार से संबंधित है। और जो वृद्धि है इसको हम कहते हैं कि विस्तार तो हो गया, तरक्की तो कर गया, आकार में परिवर्तन हो गया और भार से संबंधित है। यानी वृद्धि एक न एक दिन इंसान को या बच्चे को रुक जाता है। जैसे आपका हाइट हो गया, तो हाइट बढ़ते बढ़ते एक न एक दिन आपका हाइट जो है कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि आपका शरीर का वृद्धि रुक जाएगा, सिर्फ जो है शरीर का विकास होगा, आप मोटे हो जाएंगे, लेकिन वृद्धि आपका फिक्स है, लंबाई आपका रुक जाएगा। इसलिए जो है यह मात्रात्मक है, वृद्धि मात्रात्मक होता है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। समावेशी में है कि समावेशी शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र एवं एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा देना। यानी समावेशी का अर्थ ही होता है कि समान शिक्षा देना, किसी भी विद्यार्थी में भेदभाव नहीं करना। अगर आप शिक्षक बन गए, विद्यालय में पढ़ाने गए, तो आपके विद्यालय में एक जो है न कमज़ोर छात्र है न मजबूत है, यानी मीडियम है, समान है। तो उसमें जो है एक कमज़ोर छात्र है या दिव्यांग है, विकलांग है, उस छात्र को रख के जो आप शिक्षण कार्य करेंगे और एक समान दृष्टि से देखेंगे तो समझिएगा कि आपको जो शिक्षा दे रहे हैं वो समावेशी शिक्षा दे रहे हैं। इसका अर्थ ही है कि विशेष जो है शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसमें विशेष विद्यार्थी का मदद मिलता है। बच्चे जिस प्रतिभा के आधार पर नई कृति, नवीन रचना या नवीन आविष्कार करते हैं, वैसे बालक सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। यानी सृजनात्मकता वैसा शब्द है जो बच्चे जो है एक तरह से उसमें प्रतिभा होता है, वो खेलते खेलते क्लास में आपको जो है कागज़ का फूल बना देगा या कागज़ की नैया बना देगा या कागज़ के कुछ अच्छा चीज़ बना देगा जो रचनात्मक कार्य होगा, जो बच्चे उससे कुछ न कुछ सीखेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं सृजनात्मक बालक है, सृजनशील बालक है, नहीं रचनात्मक बालक है। तो वैसे बच्चे जो है आगे चल के जो है कुछ नया चीज़ करता है, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है अनुसंधान या आविष्कार। यानी खोज, अन्वेषण, किसी नई जानकारी को पाए जाने या पता करने की क्रिया का नाम है अनुसंधान या आविष्कार, याद रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है चाह, आशा। यह एक सकारात्मक शब्द है। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप शिक्षक हैं तो आपसे पूछेगा कि एक शिक्षक से हमें अपेक्षा है कि वह बच्चे के प्रति सहानुभूति करेंगे, वह बच्चे के प्रति कठोर मापदंड अपनाएंगे, वह जो है बच्चे के प्रति विभेद करेंगे, उनका रुख जो है कोई मतलब एक तरफ होंगे। तो यह ध्यान रखना है कि जो है अपेक्षा पॉजिटिव शब्द, इसका अर्थ होता है चाह या आशा।
यह सकारात्मक शब्द है। और उपेक्षा का यहाँ बात करेंगे तो यह उदासीनता निराधार है, यह नकारात्मक शब्द है। कभी कभी यह शब्द आ जाता है तो अपेक्षा का मतलब जानना है पॉजिटिव है, सकारात्मक, और उपेक्षा निगेटिव शब्द है। अक्सर सीटीटी में प्रश्न को पहचानिएगा कि निगेटिव प्रश्न है कि पॉजिटिव, तब उसका जवाब निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव ही आंसर होगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है निरीक्षण। निरीक्षण किसको कहेंगे? तो आप जानते हैं कि निरीक्षण जो है समाज सेवा के कार्यक्रम या परियोजना की गतिविधियों का नियमित रूप से देख रेख करना ही क्या कहलाता है? आपको निरीक्षण कहलाता है। तो निरीक्षण का मतलब हुआ कि समाज में कई तरह का प्रोजेक्ट चलता है, जैसे आंगनवाड़ी हो गया, विद्यालय हो गया, उसमें जो है जो गतिविधि नियमित रूप से देख रेख करता है कोई जाके पदाधिकारी, इंस्पेक्शन करता है, उसको जांच करता है, उसी को निरीक्षण हुआ। अर्थात निरीक्षण का अर्थ हुआ कि नज़दीक में जा कर के किसी योजना को, सरकारी कार्यक्रम हो या योजना हो, उसको जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना, देख रेख करना कि वहाँ जो है आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है या कि नहीं, विद्यालय चल रहा है कि नहीं, उसका नियमित जांच करते रहता है, उसी को हम बोलते हैं निरीक्षण। मतलब नज़दीक से जाके जांच पड़ताल करना, देख रेख करना। अगला हमारा पॉइंट है परीक्षण। परीक्षण का मतलब होता है परीक्षा लेने की क्रिया, जांच या परख। यानी परीक्षा का मतलब परीक्षण करना, मतलब कहीं से हम पूछ कर लेंगे, जांच लेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसे अगर क्लास 10th के स्टूडेंट है तो बिहार बोर्ड हमसे एग्ज़ाम लेती है, तो बिहार बोर्ड तो उठकर हमारे नज़दीक नहीं आती है, लेकिन फिर भी वह क्वेश्चन भेज कर हमसे एग्ज़ाम करवा लेती है और मुझे अंक दे देती है, और मुझे जो है ना परीक्षण भी कर लेता है कि कैसा बच्चा कैसा तैयारी किया, कैसा पढ़ा, और अंक पत्र दे देता है बिना देखे सुने, और एग्ज़ाम सिर्फ ले करके। तो उस परीक्षण का मतलब हुआ कि दूर दराज कहीं से जांच पड़ताल करना। निरीक्षण मतलब नज़दीक में जाकर देख रेख करना, गतिविधि को जानना, तब जो है से उसमें जांच पड़ताल करके कुछ करना। अगला हमारा पॉइंट है निदानात्मक शिक्षण किसको कहेंगे? तो निदानात्मक शिक्षण के बारे में आप जान लीजिए। निदानात्मक शिक्षण क्या है? वह जो बच्चे समाज में असफल हो रहे हैं, उन बच्चों को असफलता का कारण ढूंढकर उपचारात्मक शिक्षण देना। यानी जो बच्चे हैं आपके वर्ग कक्ष में, अगर आप टीचर बन गए, आप वर्ग कक्ष में 30 से 40 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कमज़ोर होंगे, बार बार असफल हो जाते होंगे, उनको है तो उनको असफल होने का क्या कारण है? अगर कोई पाठ आप पढ़ाए वो बच्चे ठीक से नहीं समझ पाए, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को आप जो है असफलता के कारण जानेंगे कि काहे ये बच्चा कोई पाठ पढ़ाए हैं तो समझ नहीं पाया है, इसलिए एग्ज़ाम में नहीं लिखा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कारण सबसे पहले ढूंढेंगे। कारण ढूंढने के बाद जो है उसको अलग से हम शिक्षा कार्य देंगे, अलग से शिक्षा सिखाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि उपचारात्मक शिक्षण किसको कहेंगे? तो उपचारात्मक शिक्षण से हमारा तात्पर्य है कि उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण है जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण उसको कहेंगे कि जो बच्चे, अगर हम पढ़ा रहे हैं वर्ग कक्ष में और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी चीज़ को नहीं समझ पाया, तो उसको हम अलग से बताएंगे, या बहुत सारा विद्यार्थी नहीं समझेगा। अगर 40 विद्यार्थी है तो उसमें 10 से 15 विद्यार्थी नहीं समझा, 25 विद्यार्थी समझ गया, तो ऐसे स्थिति में 25 को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो समझ गया उसको अलग से शिक्षण कार्य नहीं कराना है, जो नहीं समझा उसको आप अलग से बताइए, या ग्रुप में जो 10 विद्यार्थी नहीं समझे तो 10 को आप जो है अलग से शिक्षण देंगे। और विशेष रूप से कोई विषय में हो या कोई टॉपिक जो उसका है कमज़ोर रह गया है, छूट गया है, उसमें कठिनाई है, उसको निवारण करने में जो हम निवारण करने के लिए जो शिक्षण कार्य करेंगे उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं, याद रखेंगे। यानी विद्यार्थी जो कमज़ोर रह जाते, छूट जाते, उनके लिए यह शिक्षण है, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है पॉइंट जो है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किसको कहेंगे? तो अनुवांशिकता जो है माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है। ऐसे ग्रेगर जॉन मेंडल जिनने मटर के पौधे पर प्रयोग करके बताया था कि जो है अनुवांशिकता वाला जो गुण होता है बच्चे में, जो डीएनए का गुण होता है, वह माता पिता से जो है प्राप्त होता है बच्चे में, और बच्चे उसी के अनुसार जो है
कुछ गुण उसको पाया जाता है और उसी के अनुसार बच्चे आगे जो है पढ़ता है और उसका वातावरण अगर सही मिलता है तो बच्चे अच्छे होते हैं। जिनके माता पिता अच्छे हैं, बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, तेज तराक है, उनके बच्चे भी तेज तराक होते हैं। ये ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग में पता चला है, तो यह बात सही है। लेकिन अगर अनुवांशिकता का गुण, माता पिता का गुण बच्चे में जाएंगे और उनका वातावरण सही नहीं मिलेगा तो वह बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। तो ध्यान में रखना है कि अनुवांशिकता के गुण के साथ साथ वातावरण भी सही होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में वातावरण के बारे में भी हम नीचे डिस्कस करते हैं। वातावरण जो है घर एवं विद्यालय के आसपास के माहौल को वातावरण कहते हैं। यानी उसके घर के आसपास में कैसा माहौल है या विद्यालय के आसपास में कैसा माहौल है, और सारा चीज़ को मिला करके हम बोलते हैं कि वातावरण वहाँ किस तरह का। अगर दोनों अनुवांशिकता और वातावरण सही गुण पाया जाता है तो बच्चे जो है बहुत तेज तराक होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, कोई भी चीज़ जल्दी समझेंगे। इसलिए वातावरण अनुवांशिकता दोनों एक दूसरे को एकदम जो है ज़रूरी है। अगला पॉइंट हमारा है समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधि या कायदे कानून नियम सीखते हैं, उसे हम समाजीकरण कहते हैं। यानी समाज के सारे नियमों को बच्चे समझ जाते हैं, सीख जाते हैं और उसी के अनुसार जो है समाज में रहने लगते हैं और उसके नियम को पालन करके और समाज के सारे नियम को जान जाते हैं। उससे हम वैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि यह बच्चा समाजीकरण हो गया है। अगर समाज के नियम कानून कायदा रीति रिवाज के विपरीत चलता है कोई विद्यार्थी, अगर कोई बालक, तो ऐसे स्थिति में अपराधी श्रेणी में उसे बालक को रखा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ जो है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। यानी हम अगर वर्ग कक्ष में गए, अगर हम एक टीचर है तो हम वर्ग कक्ष में गए और हम कहे कि हम जो चाहेंगे वही पढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा शिक्षा केंद्रित। अगर हम वर्ग कक्ष में जाएंगे, बच्चे से पूछेंगे कि कौन सा विषय पढ़ेगा, तो बच्चे बोलेंगे कि हमें गणित पढ़ाइए सर, या हिंदी पढ़ाइए सर, या आप हमें इंग्लिश पढ़ाइए। तो आप बच्चे को देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा किसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कहेंगे कि हमको गणित पढ़ना है तो उसको गणित पढ़ाएंगे। तो बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए या रुचि को समझते हुए अगर हम शिक्षा देते हैं तो वही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रगतिशील जो शिक्षा है उसको किसे कहेंगे? तो प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो वैसा शिक्षा जो बच्चे के शक्तियों का विकास हो, यानी बच्चा जो है पढ़ लिख ले, वो जो है उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। जैसे कोई बच्चा पढ़ता है तो सोचता है मुझे जॉब हो जाए, जॉब होगा तो उससे पैसा कमाएगा, जॉब से आज पैसा कमाएगा तो उससे देश का भी विकास होगा, उसका परिवार का विकास होगा, उसका घर का विकास होगा, तो देश का विकास होगा। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा देना है, बच्चे को राष्ट्रवादी बनाना है, राष्ट्र में आस्थावान बनाना है। ये NCF 2005 का भी कहना है कि बच्चे को ऐसा पढ़ाइए, ऐसा समझ विकसित कीजिए कि वो अपने परिवार के साथ साथ जो है अपने उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ परिवार के उद्देश्य को पूरा करे और देश को भी विकास में योगदान दे। अगला है अभिरुचि या रुचि। तो इसका अभिरुचि या रुचि का अर्थ होता है इच्छा, झुकाव या शौक। यानी रुचि के अनुसार कोई इच्छा होता है उसको बोलते हैं रुचि है हमको पढ़ने में, या पढ़ने में हमको झुकाव हो गया है, इसका मतलब जो है अभिरुचि हो गया, रुचि हो गया। और शौक है तो शौक का मतलब रुचि है तब तो कोई चीज़ में शौक होता है, याद रखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है अभिक्षमता। अभिक्षमता जो है किसी कार्य को कर सकने की क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं, यानी पावर। आप कोई काम कर लिए, आपके अंदर वो क्षमता है तो समझिए कि आपके अंदर अभिक्षमता है, तो ध्यान में रखेंगे। स्मृति का मतलब हुआ विषय वस्तु को आत्मसात करना या याद करना। स्मृति जो है इसको याद, कोई भी चीज़ को कर लेते हैं या याद रखते हैं या विषय वस्तु का आत्मसात कर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि यह जो है स्मृति है। विस्मरण का मतलब हुआ कि विषय वस्तु को भूल जाना, याद ज़्यादा दिन तक नहीं रखना, यानी विस्मरण मतलब। ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।